नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। जब मैं ऑफिस से थक कर घर पहुंचा, उस समय मैंने कुसुम को तैयार खड़ा देखा। उसने गुलाबी रंग की बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन जैसे ही उसने कहा उसे अपने मायके जाना है, वो इसलिए तैयार हुई है, तो मेरा तो सारा मूड ही ऑफ हो गया। देखो कुसुम, तुम कल चली जाना, मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैंने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन वो तो अपनी ज़िद पर अड़ी रही। नहीं गोपाल, मुझे माँ की याद आ रही है, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर आ जाएं। उसकी ये बात सुनकर मैंने हाँ कर दी। हमारी शादी को केवल 1 महीना हुआ था और कुसुम लगभग हर हफ्ते ही मायके जाया करती थी। फिर भी उसका दिल नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या करता, मुझे कुसुम से बेहद प्यार था, इसलिए उसकी कोई भी बात को टालना मुश्किल हो जाता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा और फ्रेश होकर उसे उसके मायके पहुंचाया। कुसुम ने मुझे कहा कि मैं रात को उसे लेने आ जाऊं, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और मैं जल्दी से अपने घर लौट आया। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मैं कुसुम को इस बारे में कह ही नहीं पाया। मैंने जैसे ही अपने गेट के सामने अपनी कार रोकी, तो अचानक मेरी नज़र मेरे पड़ोसी के घर की तरफ गई। तो मुझे आश्चर्य का बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी छत पर एक ड्रेस लटक रहा था। वो बिल्कुल वैसी थी जो अभी भी कुसुम पहने हुए थी। बिल्कुल वही रंग, वही प्रिंट। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। कैसा अजीब इत्तेफाक है। मैंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है कुसुम और भाभी ने एक ही साथ शॉपिंग करी हो, इसलिए एक जैसा ड्रेस खरीदा हो। घर के अंदर आकर मैंने नौकर से कहा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं थोड़ी देर आराम करने वाला हूँ। उस दिन मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाया, क्योंकि अक्सर ऐसे इत्तेफाक तो होते रहते हैं। मैं रात में कुसुम को वापस लेकर आया था, लेकिन मैं उसे ये बात बताना भूल गया कि यही ड्रेस मैंने हमारे पड़ोसी वाले भाभी के पास भी देखी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरी हैरानी का इंतहा न रही, जब कुसुम ने मुझे बताया कि वह अपने मायके जाना चाहती है, क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। इस वक्त वह नीले रंग की बेहद ही खूबसूरत ड्रेस में थी। मैंने उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा। वह आज भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उसके मायके पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दंग रह गया, क्योंकि मेरे पड़ोसी के टेरेस पर आज भी वही ड्रेस लटक रही थी जो आज कुसुम ने मायके जाते समय पहनी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने इस बार भी इसे केवल इत्तेफाक ही समझा और अपने काम पर लग गया। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ, तो मेरी सोच शक में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम मायके का बोलकर मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद अभी उसे उसके मायके छोड़कर आया था और उसका मायका काफ़ी दूर भी था। यह सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता था? लेकिन उसे दिन मुझे नहीं रहा गया और जिज्ञासा के मारे मैंने अपने ससुराल की तरफ कार दौड़ाई। और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देखा कि कुसुम इस ड्रेस में थी और मुझे देखकर हैरान रह गई। गोपाल, आप अभी तक गए नहीं? उसने हैरानी से पूछा। तो मैं कुछ शर्मा सा गया और मन ही मन खुद को टोकने लगा। मैं कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें सोच रहा था। कुसुम के माँ बाप को घर तो हमारे घर से काफ़ी दूर था, भला वह कैसे जा सकती थी? मैंने मन ही मन अपने आप को धिक्कार और घर वापस लौट आया और ध्यान से अपने पड़ोसी मनीष के घर की तरफ देखा, जहाँ वही ड्रेस अभी तक लटकी हुई थी। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। लेकिन ये बात मैं ज़ुबान पर लाने से डर रहा था। अभी मेरी शादी को 2 दिन ही कितने हुए थे और कुसुम को मेरी बात से कितनी तकलीफ़ हो सकती है। बस यही सोचकर मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद आ रहा था जिस दिन मेरी शादी हुई थी और मैं कुसुम को दुल्हन बनाकर लेकर आया था। उसी दिन मेरे पड़ोसी मनीष मेरे घर बधाई देने आया था और उसने माफ़ी मांगी कि वह शादी में नहीं आ सका, क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। उसकी बात सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। सच में। मैंने मुस्कुराकर उसे गले लगाकर बधाई दी और उसने लाए हुए मिठाई के डब्बे में से एक लड्डू निकालकर ज़बरदस्ती मुझे खिलाया। कुछ लग रहा था अपनी शादी से। खैर, खुश तो मैं भी बहुत था। मेरी भी लव कम अरेंज मैरिज कुसुम से थी। जब मैं पहली बार कुसुम को देखा था, इस वक्त दिल दे बैठा था। मेरी सेक्रेटरी से मिलने मेरे ऑफिस आई थी वह। मेरी सेक्रेटरी परी की दोस्त थी और उन दोनों की शॉपिंग के बाद एक साथ लंच पर जाना था।
जिसके लिए परी ने मुझसे पहले ही छुट्टी ले ली थी। संयोग से इस वक्त मुझे किसी काम से भी बाहर जाना था। जैसे ही मैं अपने कैबिन से निकला तो सीधा कुसुम के ऊपर मेरी नज़र पड़ी और फिर मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वह इस तरह मुझे अपनी ओर देखता पाकर थोड़ी देर के लिए असहज महसूस करने लगी और मैं जल्दी से अपनी नज़रों का रुख मोड़ दिया। मैं ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल गया और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह दोनों मेरे पीछे ही बातें करते हुए निकली थीं। कुसुम परी के किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी और उसके लंबे बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वह बार बार पीछे कर रही थी। मैंने मौका देखकर परी से कहा कि अगर वो चाहे तो मैं उन्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उसी तरफ ही जाना है। मैंने झूठ बोला, लेकिन मुझे उसी तरफ जाना नहीं था जिस तरह उनका प्रोग्राम था। मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैं उनसे कहा। मेरी बात पर परी बहुत खुश हुई और कुसुम का हाथ पकड़कर कार में बैठ गई। मेरा दिल जैसे हवाओं में उड़ने लगा। बैकव्यू मिरर से मैं केवल कुसुम को ही देखे जा रहा था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कुसुम से ही शादी करूंगा। 2 दिन ही बीते थे और मैंने अपनी सेक्रेटरी परी से सब कुछ कह दिया। मेरी वह बात सुनकर बहुत खुश हो गई और उसी ने बताया कि कुसुम का एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है और जॉब करके अपने माँ बाप की और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। पर मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं था। वह मुझे बहुत पसंद थी। आप मुझे बताएं कि मैं कब उनके घर जा सकता हूँ। मैंने पूछा तो उसने मुझे जल्दी ही बताने का वादा किया और इसी तरह कुछ दिनों के बाद ही मैं अपनी माँ को लेकर उनके घर चला गया, जहाँ हमारे बड़े अच्छे से स्वागत किया गया और पहले ही मुलाकात में रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं जुड़ क्योंकि वह मेरे साथ नहीं रहती थी। उनका अपने घर के सिवा कहीं दिल ही नहीं लगता था, जबकि मैं जॉब की वजह से मुंबई में रहता था, जहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी से मुझे एक बड़ी पोस्ट पर रखा गया था और ये बंगला कार सब उन्हीं की तरफ से था। मुझे बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता था और बोनस वगैरह भी मिलता था। अगर कभी देश से बाहर जाना होता तो कंपनी और ज़्यादा पैसे देती थी। मैं अपनी जॉब और लाइफस्टाइल से बहुत संतुष्ट था। जब से कुसुम मेरी ज़िंदगी में आई तब से तो लगता था कि कोई कमी नहीं थी। ज़िंदगी में मैं हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करता रहता कि कुसुम मेरी ज़िंदगी में आई। कुसुम भी मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी और वह हर तरह से एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हुई थी। लेकिन जब ये ड्रेस वाला सिलसिला शुरू हो गया तो मेरी तो रातों की नींद ही हराम हो गई थी। अब तो मैं कुसुम से बात भी नहीं कर पाता था। वह जब भी मायके जाने को कहती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन तो मैं चिल्ला उठा, सारा दिन माँ के घर पर जाने का सोचती रहती हो, तुम एक बार भी नहीं सोचती कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरी आवाज़ तेज हो गई, जिसे सुनकर वह डर गई। क्या हुआ गोपाल, मुझे कोई गलती हुई है क्या? वह अचानक से रोने लगी और उसके खूबसूरत चेहरे पर डर के निशान थे, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरा दिल उसे इस तरह देखकर पिघल गया और मैं अपने रवैये के लिए उससे माफ़ी मांगने लगा और कुछ ही देर बाद मैं उसे मायके छोड़कर आ गया। लेकिन लौटते समय वही ड्रेस मुझे मनीष के घर पर लटकी हुई दिखाई दी। मुझे डर लगने लगा था। मैंने अपने गाल को दबाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सर पर हथौड़ा बरसा रहा हो। हर बार मैं सच्चाई जानने के लिए वापस जाया करता और कुसुम और उसके घर वाले मुझे अजीब नज़रों से देखा करते और मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उल्टे कदमों से ही वापस आ जाया करता था। मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं काफ़ी चिड़चिड़ा रहने लगा था। ऑफिस में भी लोग मेरी शिकायतें करने लगे थे। अगर ये नौकरी चली जाती तो मैं कहीं का नहीं रहता। इसलिए मुझे अपने दिल और दिमाग को तरोताज़ा करना पड़ता। मगर जिसके दिलो दिमाग में इतना तूफान चलता हो, वह भला ठीक कैसे हो सकता था। मजबूरन मैं बीमारी का बहाना करके 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। उन्हीं दिनों मैंने नोटिस किया कि कुसुम भी कुछ परेशान और चिंतित लग रही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वह रात को कमरे से कहीं चली जाती थी और जब मैं उठकर पूरे घर में उसे ढूंढता तो कहीं नहीं मिलती। मजबूरन जैसे ही मैं पानी पीकर कमरे में वापस आता तो वो बेड पर सो रही होती थी। एक रात मैंने उसे जगाया, कुसुम तुम कहाँ चली गई थी? तब उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। गोपाल, आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो सो रही थी, बल्कि बाहर तो आप गए थे। शायद वह उल्टा मुझे शक शक भरी नज़रों से देखने लगी थी।
इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब नहीं दिया। बिना जवाब दिए अपनी जगह पर लेट गया। हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। दिन के बाद से कुसुम मुझसे कुछ उखड़ी सी रहने लगी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या परेशानी है। वो इतनी अजीब नज़रों से मुझे देखती है और कहती कि क्या हुआ है गोपाल आपको। मुझे आपकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। उसके इस तरह देखने पर मैं अपना सर पकड़ लेता। वह ठीक ही तो कह रही थी। मैं आजकल उल्टी सीधी बातें ही तो करता रहता था, पर इस बार मैंने सोच लिया था कि इस रहस्य को तो सुलझाना ही पड़ेगा। और जैसे ही मैं कुसुम को मायके छोड़कर घर वापस आया तो देखा कि रोज़ की तरह वह गुलाबी जोड़ा मनीष के घर की छत पर लटका हुआ था। कुछ सोचकर मैं अंदर गया और सीढ़ियाँ चढ़कर सीधा छत पर आ गया। मेरी और पुलिस को मनीष ने कॉल किया, जो मेरा पड़ोसी था और जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मुझ पर आश्चर्य के वार पर वार हो रहे थे। ये सब क्या था, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुसुम ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया था और ना जाने क्या क्या आरोप लगाए थे। मुझ पर मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी ज़मानत नहीं हो पा रही थी। मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट आने के बाद ही मेरी ज़मानत हो सकती थी। और 2 दिन बाद जब मनोचिकित्सक ने मुझे सवाल पूछे तो मैंने उनको सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर वे मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे कि जैसे मैं कोई पागल हूँ। और उनके इस तरह देखने पर मुझे अचानक गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मैं गुस्से में आकर पूछा तो वह मुझे समझाने लगे। देखिए मिस्टर गोपाल, आप जो किस्सा बता रहे हैं वह नामुमकिन सी बात है। इत्तेफाक 1 या 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। वह आराम से कह रहे थे, बल्कि मेरी सांसें बढ़ने लग गई थीं। डॉक्टर साहब, यही तो मैं समझा रहा हूँ, वह इत्तेफाक नहीं था। मैं अब अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था और डॉक्टर ने मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे खामोश कर दिया। जबकि मेरी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मुझे एक मानसिक रोगी ही लिख दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब लोग मुझे तरस भरी निगाहों से ही देख रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनना पड़ा, बेचारा कितना सुंदर नौजवान है, देखो ना। जाने क्या सदमा लगा कि अपने होश ही खो बैठा। एक नर्स ने मुझे देखकर दूसरी से कहा, जबकि मैं सचमुच पागलों की तरह बुद्धू बना बैठा था। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह मेरी समझ से परे था। शायद मैं सचमुच पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था जब मुझे कोई मिलने आया। मैं मुलाकात वाली जगह पर पहुंचा तो वहाँ मनीष और कुसुम को देखकर मुझे जोर का झटका लगा। तुम दोनों एक साथ? मैं बस इतना ही कह सका था। हाँ गोपाल, हम दोनों साथ में इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सकें। वो मुस्कुराया। तुम्हें साहिली याद है? अचानक मैंने पूछा। कौन साहिली? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हें कैसे याद हो सकती है भला? क्योंकि तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक ना जाने कितनी लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया होगा, जिनमें एक लड़की सयाली भी थी, जो कि मेरी छोटी बहन थी। और वह दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल। वह तुम्हारा टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी और तुमने उससे शादी करने से इनकार कर दिया कि तुम उसे अपना सिर्फ दोस्त समझते हो और कुछ नहीं। तब उस मासूम लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिससे वह बच तो गई, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई और अब तक वैसे दवाओं के सहारे ही जिंदा है। मैं जब भी अपनी छोटी बहन को इस हालत में देखता हूँ तब मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती थी। फिर एक दिन मुझे सायली की डायरी मिल गई, जिसमें उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा था। और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का फ़ैसला किया और तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे घर के बगल में घर खरीद लिया। कुसुम, जो मेरे ही ऑफिस में काम किया करती थी, इसकी छोटी सी जॉब थी। बड़ी मुश्किल से इसके परिवार का घर चलता था, लेकिन यह बहुत खूबसूरत थी। इसलिए मैं कुसुम को एक बड़ी रकम के बदले में यह सब नाटक करने को कहा और मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा जब तुमने कुसुम को पहले ही नज़र में पसंद कर लिया। मुझे पता था कि तुम कुसुम जैसी खूबसूरत लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते और फिर तुमने कुसुम से शादी कर ली। फिर मेरा प्लान शुरू हुआ। अंजाम देने का टाइम शुरू हो गया था। पहले तो तुमने कई दिन तक मेरे घर की तरफ देखा नहीं, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नज़र मेरी छत पर पड़ ही गई।
जो कि तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी। और यही नहीं, मैं कुसुम को कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी जिससे तुम अपना होश खो बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे, ताकि हर कोई तुम्हें पागल समझे। ये सब बताते हुए वह बहुत खुश लग रहा था। उसके होठों पर उपहास भरी हंसी थी, जबकि कुसुम खामोश खड़ी थी। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। अब मुझे गुस्सा नहीं आया करता था, क्योंकि मैं एक नरम स्वभाव का बंदा था और यही सब मनीष की दी हुई दवाइयों का असर था। जबकि यहाँ मुझे शांत रहने की दवाइयाँ दी जाती थीं। अब मुझे पागलपन के डर नहीं पड़ते थे और आज भी पूरी होशोहवास में बैठा था। मैं बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और बोला, साइली के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन तुमने बड़ी भूल कर दी। साइली और मैं क्लासमेट थे, लेकिन साइली जिस गोपाल को चाहती थी वो हमसे सीनियर था। मेरे तो साइली से कभी हाय हेलो भी नहीं हुई थी। वह हर वक्त फाइनल ईयर के गोपाल के साथ दिखाई देती थी, जो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और हर रोज़ एक नई लड़की को फंसाता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि साइली ने यूनिवर्सिटी आना क्यों छोड़ दिया। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था। मुझे तो बस केवल अपनी पढ़ाई से मतलब था, क्योंकि मैं जीवन में कुछ बनना चाहता था। और जब तुमने साइली की डायरी में गोपाल नाम लिखा देखा, तब बस किस्मती से उसकी क्लास में जो गोपाल था वह मैं था। तुमने बस उसके क्लास में देखकर मुझे समझ लिया कि मैं ही वह गोपाल हूँ और आ गए मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार किसी से पूछ तो लेते कि साइली के साथ कौन होता था। सदमे और दर्द से मेरा बुरा हाल था। मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर मनीष और कुसुम सदमे में आ चुके थे। उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, जबकि मैं संतुष्ट था। मैं अपने बीमार पिता की दवाइयाँ और घर की खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी, और मनीष ने बदले की आग में ये सब किया। अब मैं अपने घर वापस लौटकर आ चुका था, लेकिन मैं चौंक गया जब वहाँ मैंने कुसुम को मेरा इंतज़ार करते हुए पाया। कुसुम, तुम यहाँ? हाँ गोपाल, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे अपने जीवन से मत निकालना। मुझे आपसे प्यार हो गया है गोपाल। आप जैसा इंसान मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहती। वह सिसकते हुए मेरे कदमों में गिर गई थी। उसका पूरा शरीर काँप रहा था। मैं उसे नफ़रत करने की लाख कोशिश करता, लेकिन ये दिल उसके एक आंसू से ही पिघल चुका था। वह अभी मेरी प्यार था। मैंने उसके कंधों को पकड़ा और उसे उठाया और उसके आंसू पहुँचे। कुसुम, अगर तुम वाकई अपने किए पर शर्मिंदा हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, मगर ये याद रखना कि मैं भी एक इंसान हूँ। शायद बार बार माफ़ ना कर सकूँ। मेरी बातों पर वह फूट फूट कर रोने लगी और मैं दिल में ये सोचा कि ये पछतावे के आंसू हैं। इसका मतलब है कि कुसुम को सच में मुझसे प्यार है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिन्होंने मेरा मन, मेरा प्यार और मेरा सम्मान वापस दिला दिया था। वरना एक गलतफहमी के आधार पर मेरी तो पूरी ज़िंदगी तबाह होने जा रही थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी काम करें सोच समझ कर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाएं। आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी।